हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज़ अ न्यू टॉपिक ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटेंसी. द नेम इज इंटर फर्म कंपैरिजन एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. दिस इज द 100% अ प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक. इस चैप्टर में आपको कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मिलने वाला. अच्छी बात है सर जी. थ्योरी में अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटेंसी. पहले जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को देखने के बाद हम लोग इंटर फर्म कंपैरिजन की बात करेंगे. क्या है ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? नाम, अरे नाम में ही काम है. यूनिफॉर्म मीन्स लाइक, अलाइक, एक जैसा. द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ओके, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस. नाम से ही काम का पता चल जा रहा है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब एक जैसी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना. सॉरी, एक जैसी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं ना, मैंने बोला एक जैसी कॉस्टिंग मैथड्स. कॉस्टिंग मीन्स द मैथड टू कैलकुलेट कॉस्ट. एक जैसे मैथड, कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना. ये एक इंडस्ट्री है. इस इंडस्ट्री में कई अलग अलग यूनिट्स हैं. ये यूनिट्स बड़ी भी हो सकती हैं, ये यूनिट्स छोटी भी हो सकती हैं. इस यूनिट्स का प्रोडक्शन मेथड कुछ और हो सकता है, इस यूनिट का प्रोडक्शन मेथड कुछ और हो सकता है, और इन यूनिट्स का प्रोडक्शन मेथड कुछ और हो सकता है. खास बात यह है अकाउंटिंग भी अलग अलग हो सकती है. अच्छा, खास बात एक और है, अलग अलग साइज के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्शन लेवल और कैपेसिटीज हैं. कोई बड़ी फर्म, कोई छोटी फर्म. करें तो करें क्या? जब इस तरह की फर्में आपस में एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन सेट करती हैं और उस समय वो डिसाइड करती हैं कि क्यों ना हम लोग मिलजुल करके एक जैसी कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करें. मेरी बात ढंग से सुनना. मैंने कहा ये छोटी फर्म, ये बड़ी फर्म, ये मशीन से चलने वाली फर्म, ये मैनुअल काम करने वाले लेबर फर्म, लेबर ओरिएंटेड फर्म. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स जब ये मिल करके डिसाइड करती हैं सिंडिकेट वे में कि अब हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या कॉस्टिंग सिस्टम रखेंगे वो एक जैसा होगा, वो एक जैसा होगा. चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो कंपाइलेशन हो, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन या एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स हो. In all these types of cases, we will frame our single costing system. अच्छा सर जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इंडस्ट्री की कई फर्में, एक इंडस्ट्री की डिफरेंट फर्में एक जैसे कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करें? बिल्कुल, क्योंकि इसके कई फायदे हैं. सर जी, क्या फ़ायदा है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दूसरी बात, क्या ये आपस में मेंबर्स हो सकती हैं या बिना मेंबर के काम चल जाएगा? ना 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 ना. इंडस्ट्री होनी चाहिए और उस इंडस्ट्री की वो फर्में हों जो मेंबर्स हों. उनको कहा जाएगा कि हम लोग एक जैसा कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करेंगे. दैट्स इट. अच्छा सर जी, एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? आखिर हम लोग किस चीज़ को टारगेट करने के पीछे हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जो तुम लोग को खुद पता चल जाएगा. नाउ दे कैन कंपेयर विद ईच अदर. कंपेरिजन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट. सर कंपेरिजन, हाँ,
एक फर्म दूसरी तीसरी, एक इंडस्ट्री की एक फर्म में दूसरी फर्मों के साथ कंपैरिजन कर सकती है। किन चीज का कंपैरिजन, किन चीजों का कंपैरिजन? अरे कॉस्ट का कंपैरिजन। तुमने भी वही बैलेंस शीट बनाई जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, सेम फॉर्मेट है, कॉस्ट की डेटा हम लोगों ने सेम बाइफरकेट की है, एब्जॉर्प्शन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड सेम ट्रीट किया है। जब हर चीज सेम की है तो पक्की बात है, नाउ वी कैन कंपेयर आवर फर्म विद द अदर वंस। अच्छा सर जी, दूसरा क्या फायदा है? दूसरा एक सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव्स है अनहेल्दी कंपटीशन को हटाना। अनहेल्दी कंपटीशन को हटाना, जो एक फालतू का कंपटीशन लगा रहता है, एक जैसी कंपैरिजन, एक जैसी फर्मों के बीच में, उन कंपटीशंस को हटाना। तो पहला पर्पस था कंपैरिजन और दूसरा पर्पस था अनहेल्दी कंपटीशन को हटाना। एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जब हमें दूसरी कंपनियों या एक जैसी इंडस्ट्री की दूसरी फर्मों के डेटा हमको अवेलेबल हो जाएं, देन वी कैन कंपेयर, वी कैन इंप्रूव आवर एफिशिएंसी ऑल्सो। हम अपनी एफिशिएंसी को बना सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। पहला आपने बताया सर कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरा आपने बताया अनहेल्दी कंपटीशन को हटा सकते हैं, तीसरा आपने बताया एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। सर क्या इसका कोई और भी ऑब्जेक्ट है? अरे गवर्नमेंट को हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करेंगे ताकि गवर्नमेंट प्राइस फिक्सेशन कर सके, गवर्नमेंट के साथ हम निगोशिएशंस कर सकें। हमें सब्सिडी चाहिए, हमारी प्राइस बढ़ाओ, हमारी कॉस्ट में सपोर्ट दो, ग्रांट दो, इन सारी चीज़ों में हम गवर्नमेंट से सपोर्ट मांग सकते हैं। और अल्टीमेटली एक पर्पस इसका है, जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, एंड द टारगेट इज टू रिड्यूस कॉस्ट। अनहेल्दी कंपटीशन को हटाना, कंपैरिजन करना और गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसके? इंटर फर्म यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के। सर अब जरा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस जरूर हैं। पहली चीज, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं हमारी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की? क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? अगर हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को इस्टेब्लिश करना चाहें तो क्या सारी फर्में मान जाएंगी? मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपनी कंपनी के डेटा हमें प्रोड्यूस करो, चलो भाई एक थर्ड पार्टी को प्रोड्यूस करते हैं, चलो भाई हम लोग आपस में शेयरिंग करेंगे, तो क्या आप मान जाओगे? आप कहोगे सर आप बड़े आदमी हम छोटे, मैं कहूँगा आप बड़े आदमी मैं छोटा। अरे ट्रस्ट नहीं है दुनिया में एक दूसरे के ऊपर, ट्रस्ट नहीं है दुनिया में एक दूसरे के ऊपर। ये तो फाइनेंशियल डेटा का बात है बेटा कि हम कैसे शेयर कर दें। एक तो कोऑपरेशन होना चाहिए, दूसरा ट्रस्ट होना चाहिए और तीसरा विल होनी चाहिए कि हम अपने फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा को दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो एक स्पिरिट नजर आनी चाहिए। स्पिरिट नजर आ गई, हम लोगों के बीच में ट्रस्ट बन गया, हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेशन कर सकते हैं, करने को तैयार हैं। और भी क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सिस्टम को लाने के लिए? मैंने आते ही आप लोगों को बताया साइजेस अलग अलग हैं, प्रोडक्शन लेवल्स और मेथड्स अलग अलग हैं, अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग हैं। बेटा अगर आपको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को बनाना है तो अब आपको प्रोडक्शन मेथड एक फर्म साल भर में 10 लाख यूनिट बना रही है, एक फर्म साल भर में 1 लाख यूनिट बना रही है। क्या हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं? अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिए हमको कंपनियों को, फर्मों को उनकी साइजेज में बाइफरकेट या कैटेगराइज करना होगा। 1 लाख यूनिट्स तक की ये फर्म है, 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक। नाउ वी हैव टू बाइफरकेट ऑल द कंसर्न्स मेंबर्स इन डिफरेंट साइजेस ऑफ प्रोडक्शन लेवल।
अकाउंटिंग सबकी एक जैसी होनी चाहिए, साइज एक जैसा कर देना है, साइज के हिसाब से बांटना है, प्रोडक्शन मेथड एक जैसा होना चाहिए और साथ ही साथ अकाउंटिंग सिस्टम भी एक जैसा होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को लाने के लिए सबसे बड़ी प्रीरिक्विजिट्स है। पहला ट्रस्ट होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ हम सारी फर्में छोटी हो या बड़ी एक जैसे सिस्टम को फॉलो करने के लिए साइज के बेसिस पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बांट दें, प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को बाइफरकेट करें और अकाउंटिंग सिस्टम को साथ ले आएं। दैट्स इट, ये प्रीरिक्विजिट है। एडवांटेजेस, अरे पूछो मत कितने एडवांटेजेस मिलेंगे आपको। सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको मिलेगा यूनिफॉर्मिटी का, डेटा शेयरिंग का, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने का, और सबसे बड़ी बात आपको कॉस्ट कंसल्टेंसी मिल जाती है एक्सपर्ट्स की। R&D करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इतने सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, एक जैसे कॉस्टिंग मेथड को यूज करेंगे, लेबर सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, ओवरहेड सिस्टम, तो हमारा लेबर टर्नओवर तो अपने आप कम हो गया ना। कॉस्ट कंट्रोल हुई, कॉस्ट रिड्यूस हुई, उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा है लेबर टर्नओवर। अब लेबर जाएगा क्यों दूसरी फर्म में? वो अगर ये पेन बनाना जानता है तो इसी पेन बनाने वाली दूसरी कंपनी में स्विच करेगा ना, और अगर दूसरी कंपनी में स्विच करेगा वहां पर भी वही कॉस्टिंग सिस्टम, मेरे यहाँ भी वही कॉस्टिंग सिस्टम, तो स्विच क्यों करेगा? सर जी ऐसी कौन सी बात होती है कि आपके यहाँ भी वही कॉस्टिंग सिस्टम, दूसरी फर्म में भी वही कॉस्टिंग सिस्टम, तो स्विच क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा, जो वहाँ इंसेंटिव सिस्टम है वही इंसेंटिव सिस्टम मेरे यहाँ मिलेगा, तो स्विच करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस लेबर रेट से वहां पर पेमेंट किया जाता है, जिस लेबर सिस्टम से, कॉस्टिंग से वहां पर पेमेंट किया जाता है, मेथड से, वही मेथड हम लोग भी अपने यहां यूज करेंगे, चाहे हम बड़े हों या छोटी फर्म्स हों। ये सबसे बड़ा एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? कौन चाहेगा कि वो अपनी फर्म के फाइनेंशियल डेटा को दूसरे के साथ शेयर करे? कोई नहीं चाहेगा। ट्रस्ट होते हुए भी हम लोग डिस्ट्रस्ट के इल्यूजन में चले जाते हैं। गॉड नोज कि सामने वाले ने डेटा सही तरीके से फर्निश किया है या कॉस्टिंग को सही तरीके से जैसा हम चाहते, कहीं वो हमको मिसलीड तो नहीं करना चाहता। हम अपने कंपटीटर की स्ट्रेंथनेस और वीकनेसेस को जान सकते हैं। अगर कोई बड़ी साइज की फर्म है, छोटी साइज की फर्मों को डोमिनेट कर सकती है और मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में बिजनेस को या मार्केट को ले आ सकती है। अरे इतने लॉसेस हैं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा है कि शेयरिंग होती है, R&D की जरूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, लेबर टर्नओवर नहीं होता। ये सब एडवांटेजेस ही तो हैं। गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं प्राइस निगोशिएशंस करने के लिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिस्ट्रस्ट होते हुए भी डिस्ट्रस्ट अंदर ही अंदर रहता है। कौन चाहेगा, चाहे बड़ी फर्म हो चाहे छोटी फर्म हो, कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगे। और सबसे बड़ा एक इल्यूजन ये है मार्केट में कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग केवल बड़ी फर्मों के लिए होता है, मिडिल लेवल के लिए होता है, लोअर लेवल के लिए नहीं होता। और मिडिल वाले सोचते हैं कि बिगर फर्म के लिए होता है, मिडिल के लिए नहीं होता। और बिगर कब भी नहीं चाहते कि उनकी R&D का फायदा उन छोटी फर्मों को मिले। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट की पोजीशन रहती है। सर आप हमें इंटर फर्म कंपैरिजन नहीं बताएंगे? अरे क्यों नहीं बताएंगे भाई, हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग खत्म किया, इतना आसानी से खत्म हो गया। अब सर जरा अब आप हमें इंटर फर्म कंपैरिजन बता दीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना इंटर फर्म कंपैरिजन और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दोज टू। हमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं अपनी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटर फर्म कंपैरिजन में फ़र्क क्या है। अब मैं जो बताता हूं ढंग से सुनो। इंटर फर्म कंपैरिजन ये कभी नहीं कहता कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हो। क्या मैं सही हूं? अगर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ऑपरेट होता है तो वेल एंड गुड। अगर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई होता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज
एक ही इंडस्ट्री की कई डिफरेंट फर्में एक जगह जाकर मेंबरशिप लेती हैं, वर्ड ढंग से सुनना, वहां भी मेंबर यहां भी मेंबर, यहां पर मेंबरशिप लेती हैं और एक सेंट्रल बॉडी क्रिएट करती हैं। ये सेंट्रल बॉडी का काम होता है कि वो अपने उन सारे मेंबर्स से डेटा कलेक्ट करे, वो अपने सारे मेंबर्स से डेटा कलेक्ट करे और उन डेटा को अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे इन अ फॉर्मेट। ओके सर, यही चीज तो शायद आपने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में भी बताई ना। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने वहां कहा था ये सारी फर्में एक जैसा कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे विल स्टार्ट टू मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्मिटी सिस्टम। बट हेयर दिस इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। हो एक सेंट्रल बॉडी क्रिएट कर ली, उसने सारे मेंबर्स से इंफॉर्मेशन ली और उन सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ स्टोर किया। उन डेटा से उन्होंने डेटा को बाइफर्केट किया बाकी सारे मेंबर्स कंसर्न्स को। आपका डेटा उधर, उधर का डेटा आपको। चुगलखोरी की आदत कहाँ जाने वाली। तो एक सेंट्रल बॉडी को हमने चुगलखोर बना लिया, उसने सबकी डेटा अपने यहाँ कलेक्ट की और उसको स्टैटिस्टिक्स की तरह सबको बांट दिया। ये है इंटरफर्म कंपैरिजन। अब जितने भी मेंबर्स हैं दे कैन कंपेयर। क्या कंपेयर कर सकते हैं? अपने डेटा को दूसरी फर्म के डेटा से। अरे सर साइज में तो फर्क होगा, वही वाली प्रॉब्लम। अरे कैसे फर्क होगा? क्योंकि हम एब्सोल्यूट फिगर में कभी भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि रेशियो एंड ट्रेंड के बेसिस पर हम डेटा को अपनी मेंबर्स कंसर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा सर, रेशियो के बेसिस पर सर क्या करते हैं? आखिर ये सेंट्रल बॉडी करती क्या है? ये सेंट्रल बॉडी एक और काम करती है, R&D का काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। ये अपने मेंबर्स, जो कंसर्न मेंबर्स होती हैं, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, उनके दिए गए डेटा को मैगजीन्स में पब्लिश करती है और आइडियाज को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा एडवांटेजेस छोटी फर्मों को मिलता है। उनको बड़े लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको बड़ी फर्मों के उन सिस्टम्स का पता चलता है जहां पर वो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं इफेक्टिवली। ये सबसे बड़े फायदे हैं किसके? इंटरफर्म कंपैरिजन के। सर डेटा किस तरह का कलेक्ट किया जाता है? नॉर्मली डेटा कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनर के फॉर्म में, प्रश्नावली के तरह क्वेश्चनेयर। अब उन क्वेश्चनेयर में आपसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आपके कॉस्टिंग सिस्टम को, आपका कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, मटेरियल आप कितना यूज करते हैं, मटेरियल आप कितना परचेज करते हैं, स्टॉक कितना होता है, टोटल मटेरियल कंजम्पशन में वेस्टेज कितना होता है, वेस्टेज को आप कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल के सिस्टम्स क्या हैं, वेजेस का सिस्टम क्या है, लेबर कितने हैं, लेबर टर्नओवर कितना है, लेबर यूटिलाइजेशन कितना है, लेबर की एफिशिएंसी क्या है, मशीन की यूनिट्स कितनी है, उनकी प्रोडक्शन लेवल क्या है, मशीन्स की कैपेसिटी कितनी है, मशीन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, आपकी एफिशिएंसी कितनी यूज होती है। ओहो, आप R&D पर कितना खर्च करते हैं, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर कितना खर्च करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके क्या हैं, आपको ज़्यादा फायदा किस, आपकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स। सोचो ना, अगर वो मुझे डेटा मुझे एक अपने कंपटीटर्स का मिल जाए या मेरे डेटा किसी अपने कंपटीटर्स को दे दूं, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, और स्ट्रेंथ समझ लो या डिसएडवांटेजेस समझ लो, एडवांटेज समझ लो या इसकी लिमिटेशन समझ लो, कि कोई भी आदमी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दूसरे को क्यों बांटे। और अगर बांटता है तो बहुत बड़ी बात है कि एक फर्म दूसरे फर्म को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है कॉस्ट इफेक्टिव के तरीके, कॉस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए। क्योंकि अगर मुझे दूसरी कंपनियों का डेटा मिल गया, हम लोग हेल्दी कंपटीशन करने लगेंगे और हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल और कॉस्ट को सेव करना स्टार्ट कर देंगे। हम अपने फायदे अपनी से छोटी फर्मों को देने लगेंगे और छोटी फर्में भी इंप्रूव करेंगी अपने आप को।
यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफर्म कंपैरिजन में सर फर्क अब समझ में आया। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में सारी फर्मों को लादा जाता है, इम्पोज किया जाता है दैट दीज टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज टू बी फॉलोड बाय ऑल द कंसर्न मेंबर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। While on the other hand, in our interfirm comparison, a central body is to be established, which has a main function is to collect and gather the information and the relevant data from its concerns member and to distribute it to the members. The main function of the central body is to organize training program, to do the research and development programs. सर इसके अलावा कोई और बेनिफिट मिल सकता है क्या? प्रॉब्लम हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को जान सकते हैं, जो जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। अब हर कंसर्न का वर्किंग इन्वायरमेंट अलग अलग है, लेकिन हो सकता है सब लोग एक जैसी प्रॉब्लम को फेस करें। देन वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेसेस ऑफ द अदर कंसर्न्स एज वेल एज द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट नहीं कर रही। हम प्राइस फिक्सेशन के लिए गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, हम अपना प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, हम कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पे भी जा सकते हैं। ये इंटरफर्म कंपैरिजन का सबसे बड़ा फायदा है। हम इंडस्ट्री के प्रेजेंट को जान सकते हैं, पास्ट को जान सकते हैं और फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी तो एक बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ी लिमिटेशन है, रिलायबल डेटा है या नहीं है, कि लोगों ने एक दूसरे को मिसलीड करने के लिए डेटा दे रखा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जान सकते हैं, हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी वीकनेस है, लिमिटेशंस हैं। दैट्स इट। हाँ, टॉप मैनेजमेंट हो सकता है जरूरी ना समझे अपनी चीज़ों को शेयर करना, मिडिल मैनेजमेंट को ज़रूरत ना लगे। छोटी फर्में तो हमेशा वाहवाही करेंगी, भैया कॉस्ट डेटा को शेयर करो तो हम फायदे में आ जाएंगे। तो बड़ी फर्में जल्दी आना नहीं चाहती, मिडिल फर्मों को लगता है कि उनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच में है, ना तो वो लार्ज है ना तो वो स्मॉल है, वो बीच में कहीं फंसे हुए हैं, वो ऊपर जाने के फिराक में और नीचे वाले उनका टांग खींच रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। इन टोटालिटी, इन अ नटशेल, आप लोगों का ये चैप्टर ओवर, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। दोनों में फ़र्क समझ में आया, दोनों के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस और प्रीरिक्विजिट्स। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।